आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और काफी सारी चीजों से फिलहाल हम यहां पर जूझ रहे हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, कच्चा तेल $100 के ऊपर है, रुपया रिकॉर्ड लोज पर है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं शायद इस बार मॉनसून भी बहुत अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है आज यूएस फेड की मीटिंग की अनाउंसमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन किस तरह की टोन और लैंग्वेज यूएस फेड यूज करेंगे उस पर मार्केट्स का ध्यान जाएगा। और उससे पहले हमने देखा है थोड़ी सी वॉल्यूम्स यहां पर कम हैं और साइडलाइंस में यहां पर ट्रेडर्स काम करते हुए। हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी, जेएम फाइनेंशियल के प्रणव मेहर एंड मेटल फोकस के चिराग शेठ। साथ ही साथ मॉनसून पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्काईमेड के जीपी शर्मा भी हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मॉनसून चेक ही ले लेते हैं और हम आपसे ऑफकोर्स गर्मी के बारे में बात कर रहे थे मिस्टर शर्मा, लेकिन जिस तरह की चिंता यहाँ पर अब मॉनसून्स को लेकर है, काफी सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं उनका मानना है कि एल नीनो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रह सकता है। कोई उसको सुपर एल नीनो बोल रहा है, कोई उसको मॉन्स्ट्रस सुपर एल नीनो बोल रहा है कि चिंताएं इस बार देखने को मिल सकती हैं। क्या कुछ यहाँ पर स्काईमेड की रीडिंग है? धन्यवाद मनीषा। आपको याद होगा स्काईमेड सबसे पहले हमने जनवरी के शुरू में ही इसका जारी किया था अनुमान कि इस बार एल नीनो होने की संभावना रहेगी। हाँ, उसके बाद से जैसे आपने बोला सुपर एल नीनो, गॉडजिला एल नीनो, मॉन्स्टर एल नीनो और ये सब टर्मिनोलॉजी आजकल यूज पे है, लेकिन एल नीनो तो है, इस बार जरूर है। ठीक है। उसका क्या, कब से, क्या फेज और कितने इंटेंसिटी, वो उसके आंकड़े आने अभी अभी बाकी है। लेकिन इस बार कॉम्प्लेक्स स्थिति इसलिए भी है, अभी तक हम लानीना कंडीशंस में हैं, अभी भी चल रही है। इसके बाद से जो एनसो न्यूट्रल जिसको कहते हैं वो बनेगा और उसके बाद से फिर एल नीनो शुरू होगा। कहने का मतलब है इस बार जो एल नीनो होगा एक इवॉल्विंग एल नीनो होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्थिति हो जाती है कि भाई सटीक सा अंदाज लगाना कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन से क्षेत्र होंगे या कौन से महीने होंगे जिसमें एल नीनो अपना ज्यादा प्रभाव डालेगा। हम हमेशा वेट करते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग वेरिएबिलिटी ओवर होने का, जो कि मार्च के बाद खत्म हो जाती है। और उसके बाद से जैसे ही ये एनसो न्यूट्रल कंडीशन भी आ जाए तो उसमें थोड़ा डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी प्रेडिक्शन की कम हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा और 2-3 सप्ताह का समय दीजिए, एक फोरकास्ट हम भी स्काईमेट अपनी तरफ से जरूर इशू करेगा। लेकिन ये कहना तो बिल्कुल सटीक, अच्छा भी होगा, ठीक भी होगा, मानसून अपने साथ एल नीनो के चलते कभी भी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहता। पिछले 100 सालों में लगभग कम से कम 80% या उससे केस ऐसे हैं जिसमें मानसून या तो बिलो नॉर्मल या ड्राउट कंडीशन, 60% केसेस में ड्राउट है, 80% टोटल कहें तो बिलो नॉर्मल या ड्राउट। तो उसके चलते मानसून कोई अच्छा होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल उसके बारे में प्रेडिक्शन जो देना है और 2 सप्ताह बाद और स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी और इस कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे कि शुरुआत कैसे होगी या बीच का समय कैसे रहे। जी। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स अब स्टिल अर्ली डेज हैं, इवॉल्विंग एल नीनो है, तो आगे जाकर किस तरह से देखता है बनता है इस पर देखना होगा। पर यूजुअली जिस तरह से आप हिस्टोरिकल पैटर्न्स को यहाँ पर देख रहे हैं मिस्टर शर्मा, किन इलाकों पे यहाँ पर ज्यादा असर यूजुअली पड़ता है? ज्यादातर जो है पूर्वी भाग है, जिसमें कि उसमें पिछले कुछ सालों से हम वैसे ही देख रहे हैं, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र, पश्चिम बंगाल समेत मानसून अच्छा नहीं रह रहा है। विशेषकर बिहार में भी, और पिछले 3 साल की बात करें तो मानसून अच्छा हुआ ही नहीं है। पर जहां तक एल नीनो का सवाल है, ज्यादातर जो रिस्क पे एरिया रहते हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र गिने जाएंगे, और उत्तर भारत जो एग्री बाउल है जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत और राजस्थान के क्षेत्र हैं, ये इस पे ज्यादा असर उसका देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में कुछ ना कुछ स्थिति सामान्य अगर ना हो तो लेकिन ज्यादा खराब नहीं होती है। विशेषकर जैसे तमिलनाडु, केरल की बात करें, कर्नाटक के भीतरी भागों की बात करें। हाँ, जैसे जैसे मध्यवर्ती भागों की तरफ आएंगे, जैसे तेलंगाना है या
मध्यवर्ती भागों में महाराष्ट्र के काफ़ी सारे हिस्से हैं। ज़्यादातर खतरा मंडराता है महाराष्ट्र का, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेट है और लगभग-लगभग सभी उसके क्षेत्रों पर, विशेषकर जो लैंडलॉक्ड हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, इन पे उसका ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और हमें चिंता का विषय इस बार ये भी है कि ऐसा आम तौर पर देखा गया है कि एक ही साल में जब ये तीनों परिस्थितियां बनती हैं कि लानिना, लानिना के बाद एल्सो न्यूट्रल और एल्सो न्यूट्रल के बाद एक बार एल नीनो, ये थोड़ा पेचीदा सा मामला है रहता है और इसमें ज़्यादा संभावना हो जाती है मानसून के थोड़ा करप्ट हो जाने की, मानसून रेनफॉल बिगड़ने की। विशेषकर लानिना के बाद का एल नीनो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जी। तो एल नीना लानीना के बाद अगर आता है तो वो अच्छा संकेत नहीं है और एग्जैक्टली वही हम इस साल में होता हुआ देख भी रहे हैं और सारे के सारी डिटेल्स और मेट्रिक्स मिस्टर शर्मा ने यहाँ पर शेयर किए ही हैं। मिस्टर शर्मा बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा अगले 2-3 हफ्ते में स्काईमेट अपनी एक और फोरकास्ट लेकर आएगा तो ऑफकोर्स उसका इंतजार रहेगा, वो क्लियर टू द डेट्स होगा और शायद मोर एक्यूरेट भी। वेल ये तो बात हुई जी। मॉनसून की जहां पर चिंताएं हैं इस बार, और जैसे बात की जा रही थी कि मॉन्स्टर्स, गॉडजिला, सुपर एल नीनो की बातें यहां पर हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन यहां पर बनती हुई। बात अब यहां पर सोने चांदी की करेंगे जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार है। अगर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस देखे जाएं तो इन द नेगेटिव गोल्ड एंड सिल्वर बोथ नजर आए हैं। यहां पर हमारे साथ मेटल फोकस के चिराग शेठ हैं। चिराग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इन द नेगेटिव 8% की गिरावट चांदी में है पिछले एक हफ्ते में, 80 के नीचे कारोबार, और सोना 3% नीचे है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? ये बात हम पहले कर चुके हैं कि सोने चांदी में वॉर के चलते भी गिरावट है तो वो डॉलर की वजह से है, पेइंग ऑफ मार्जिन दूसरे एसेट क्लासेस में है, एंड ऑफ कोर्स डैश फॉर कैश है, ये आपका वर्ड था वहां पर कॉइंड। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, करंट लेवल्स पे क्या करने की राय? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी भी यही चल रहा है। इनफैक्ट अब तो इन्वेस्टर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या गोल्ड सच्ची में एक सेफ हेवन है या नहीं। बट अगर हम एक्चुअली देखें तो देखिए, अब जो नियर टर्म में गोल्ड पे जो प्रेशर है वो प्योरली फेड डिसीजन को लेके है, और ये माना जा रहा है ज्यादातर के शायद आज फेड की कमेंट्री ज्यादा हॉकिश होगी। और पहले जैसे लोग अटकलें लगा रहे थे कि 2 इंटरेस्ट रेट कट होंगे, अब ये बात करी जा रही है कि शायद एक ही इंटरेस्ट रेट कट होगा, वो भी शायद 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर में अगर हो सकता है तो ये जरूर एक मैं कहूंगा गोल्ड पे प्रेशर बनाए रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि मनीषा, अगर ये जो वॉर है ये और ज्यादा एस्केलेट होता है, लंबा चलता है, तो इसका एक्चुअली फायदा गोल्ड को होगा और शायद ईयर एंड तक हम गोल्ड को वापस $6000 के आसपास देख सकते हैं। जहां तक डिमांड की बात है, जीसीसी कंट्रीज में तो ऑलमोस्ट नील के बराबर है, लेकिन इंडिया के लिए भी फर्स्ट क्वार्टर अब तक कोई बहुत ज्यादा खास नहीं रहा। अब बिल्कुल एक्चुअली देखिए, इंडिया में हमने 2 चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई पिछले 2 साल से देखी। एक है कि शिफ्ट फ्रॉम ज्वेलरी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, और हम देख रहे हैं कि शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एक्चुअली बढ़ रहे हैं। और दूसरी, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं तो एक आम आदमी के लिए अब गोल्ड खरीदना थोड़ा बहुत उनके बजट के बाहर होते जा रहा है। और हमने देखा है कि बहुत ही अग्रेसिवली लाइट वेटिंग हो रहा है, या जिनको शादियों के लिए गोल्ड की जरूरत है तो गोल्ड खरीद रहे। इंपल्सिव बाइंग बिल्कुल ही बंद हो गई है और बहुत अग्रेसिवली मैं कहूंगा लाइट वेटिंग इंडिया में हुई है, दोनों ऑन इन टर्म्स ऑफ वेट बट ऑल्सो कैरेटेजेस अगर हम देखें तो। हम्म चिराग, जिस तरह के मूव्स फिलहाल यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस में नजर आते हैं और बाजार को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि महाराष्ट्र में स्पेशली गुड़ी पाड़वा है, अक्षय तृतीया है, यहाँ पर अप्रैल में तो कुछ मांग निकल के आएगी। आपको भी ये लगता है या फिर आपको जैसे लगता है कि गोल्ड कुछ खास कर नहीं रहा, 5000 के भी नीचे है, जिस समय उसको बढ़ना चाहिए हो नहीं रहा, तो लोग शायद रुकेंगे, टोकन बाइंग होगी सिर्फ? अब देखिए, पिछले 2-1 साल से मनीषा टोकन बाइंग ही हो रही है। हमने अगर देखा है तो अगर आप लास्ट 2-3 साल के अक्षय तृतीया देखे तो ऑन अ टनेज बेसिस जरूर हमने फॉल आते हुए देखा है। तो मैं कहूंगा शायद इस साल भी टोकन बाइंग होगी। हालांकि अगर गोल्ड, मेरा मानना है कि शायद $30-40 और गिर जाता है, $50 और गिर जाता है अक्षय तृतीया के पहले, तो शायद आपको थोड़ा बहुत एक अच्छा अक्षय तृतीया आते हुए दिखाई देगा, वरना मुझे लगता है टोकन बाइंग ही होगी। एक सेंस यहाँ पर सिल्वर पर भी, और सिल्वर ऑफ कोर्स टाइड है यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल्स के साथ, जहां पर भी अच्छी खासी गिरावट पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है। लेकिन चांदी पर अब बहुत लोगों का विश्वास या फोकस कहें थोड़ा सा हटता हुआ दिखा है।
अब देखिए आपकी और मेरी एक्चुअली इसके पहले भी बात हुई थी कि शायद हमारा मानना है कि चांदी इस दायरे में सीमित रहेगा अनलेस एंड अनटिल वॉर सिचुएशन ना इम्प्रूव हो क्योंकि अगर वॉर लंबा चलता है तो एक्चुअली इसका एक काउंटर इफेक्ट चांदी पे जरूर रहेगा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इम्पैक्ट हो जाएगी और चांदी जो पिछले अगर हम देखें 2 साल में जो बढ़ी थी वो बढ़ी थी एआई स्टोरी को लेके न्यू यूसेज स्टोरी को लेके और ये दोनों फिर डिमांड इंपैक्ट हो जाते हैं अगर ये वॉर लंबा चलता है और ग्लोबल इकोनॉमी एक टीजी में चली जाती है तो सेंट्रल बैंक और ईटीएफ बाइंग की अगर बात करें चिराग, तो वो नंबर्स भी फेब के महीने में बहुत स्ट्रांग नहीं रहे। जनवरी ऑफ कोर्स वाज अ फिनोमिनल मंथ जहां पर हमने रिकॉर्ड बाइंग ईटीएफ्स में आते हुए देखी थी, पर तब भी सेंट्रल बैंक बाइंग में गिरावट थी। फेब दोनों तरीके से यहां पर थोड़ा सा वीक नजर आया। मार्च आपको लगता है थोड़ा सा स्टेप डाउन होगा? देखिए अगर ये 4900 के आसपास आ जाते तो मेरा मानना है कि शायद आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे हम कहते हैं कि नीचे के लेवल्स में बाइंग आती हुई दिखाई देगी वरना हालांकि अगर हम जितना भी बात करें लोगों से तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर मार्केट में दिखाई दे रहा है बोथ ऑन द फिजिकल साइड एज वेल एज ऑन द ईटीएफ साइड बट अगर ज्यादा प्राइसेस करेक्ट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बाइंग जरूर इन्वेस्टर्स की तरफ से आएगी। एक और रिपोर्ट थी चिराग, एक फाइनल क्वेश्चन है कि जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस लगातार यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, माइनिंग कॉस्ट यहां पर बढ़ सकती हैं। एज ऑफ नाउ क्या वो एट ऑल कोई कंसर्न है? अब देखिए फिलहाल अगर आप ऑल इन सस्टेनिंग कॉस्ट देखें तो करीबन 1200 से $1400 के बीच में ऑल इन सस्टेनिंग कॉस्ट है और अगर हम स्पॉट का भाव देखें तो 4900 के आसपास है तो दे आर ऑल लाफिंग देयर वे टू द बैंक। हालांकि आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि क्योंकि ऑयल के दाम बढ़ गए हैं और ऑन एन एवरेज आई थिंक ऑयल 20 to 25% होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो जरूर इसका इम्पैक्ट ऑल इन सस्टेनिंग कॉस्ट पे आएगा बट फिलहाल कुशन बहुत ज्यादा है माइनस के पास तो मुझे नहीं लगता है कि इट्स अ वरिंग साइन। Oh well, absolutely. एक सेगमेंट तो ऐसा है which is laughing its way to the bank and that is definitely the producers. बहुत शुक्रिया as always चिराग साथ जुड़ने के लिए और वो पूरे के पूरे सेगमेंट पे एक फोकस भी डालने के लिए। well, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे अपने साथ, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो इंटेल ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी एंड जेएमएम फाइनेंशियल के प्रणव मेहरा हमारे साथ हैं और आप दोनों से ही सबसे पहले आपका रुपी पर सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत शार्प गिरावट आज देखने को मिली और रुपए में हमने एक और नया रिकॉर्ड लो बनता हुआ देखा। प्रणव, आपकी क्या सेंस है, रुपया कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 95 बहुत दूर नहीं है। जी सही बता रहे हैं, 94, 50, 95 हमारी भी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है आने वाले कुछ सेशंस में ये रुपया 94, 50, 95 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नीचे की तरफ में हम 91, 70, 91 जब तक ब्रेक नहीं करता ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा रुपये में और ये जो भी टारगेट्स हम दे रहे हैं टुवर्ड्स 94, 50, 95 ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा बहुत आरबीआई का इंटरवेंशन आ जाता है, अगर हमने पहले भी देखा इंटरवेन वो एक ही सेशन होता है जिसमें इंटरवेन आता है, उसके बाद रुपया धीरे धीरे या तो कंसोलिडेट करने लगता है या तो फिर रेंज बाउंड रह जाता है और फिर अपना डाउनफॉल वापस रिज्यूम कर देता है। तो बहुत हाई चांसेस है कि रुपया टुवर्ड्स 94, 50, 95 बट ये इतना जल्दी नहीं आएगा। चांसेस है कि अभी रुपया एक थोड़ा रेंज बाउंड सेशन होना चाहिए, कंसोलिडेट करेगा इस इन बिटवीन 91 to 93.50 के रेंज में, उसके बाद शायद हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 95 तक जाता हुआ दिखता है। ऑलराइट दिनेश जी, आपकी क्या सेंस है? आपको भी लगता है कि रुपया यहाँ से लगातार गिरावट दिखाएगा और कहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और क्या रुपए में यहाँ पर तेजी की उम्मीद एट ऑल आगे जाकर है? जी बिल्कुल मनीषा जी, अभी तक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस एक कंसर्न था, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक कंसर्न था। पीआरटी के माध्यम से मैंने शर्मा जी को सुना, आने वाला समय वेदर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रह सकता है जो हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रुपए की जो वीकनेस है ये बरकरार रह सकती है। 90 to 10, 90 to 20 ये रेजिस्टेंस जोन था जो क्रॉस करके अभी 92.63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में प्रोबेबली मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ मई हम इसको 94.80 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो रुपए की कमजोरी मुझे लगता है बरकरार रह सकती है अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन में ईज आउट होता हुआ नजर आता है। इसकी जो अप्रिसिएशन होना जो है मुझे लगता है रुक जाएगा।
आपको लगता है जिस तरह की गिरावट की हम यहाँ पर बात करें दिनेश जी, एक सपोर्ट भी बन सकता है? क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स का ये मानना है कि ठीक है मार्च एंडिंग भी है, शायद उसकी भी डिमांड आती हो, लेकिन अप्रैल मई में कुछ सुधार की एक्सपेक्टेशन, या फिर आपको लगता है कि ये लॉन्ग ड्रॉन चीज है? जी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग चीजें फैक्टर्ड इन है, जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। लेकिन मुझे लगता है अगर वेदर नया कंसर्न बनकर आता है तो प्रोबेबली ये दोबारा इसमें प्रीमियम ऐड कर सकता है। यहाँ से थोड़ा सा ये मजबूत जरूर हो सकता है 90 टू 10, 90 टू 20 तक। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रोबेबली ये लेवल मेंटेन करता हुआ लगता है। ऑलराइट, ये तो बात हुई रुपए की, लेकिन कच्चे तेल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इवन थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी $100 के ऊपर के प्राइसेस यहाँ पर स्थित हैं। प्रणव, कैसे देखेंगे यहाँ पर कच्चे तेल को? हमारा व्यू तो पॉजिटिव ही है कच्चे तेल में। जब तक ये $100 के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, या तो फिर आप WTI क्रूड भी देखें तो $90 का आंकड़ा वो नीचे से नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। थोड़ा भी करेक्शन आता है, हमने कल के सेशन में भी देखा था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आज भी मॉर्निंग में हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बट ये फिर से वापस बाउंस कर जाता है। इसकी प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं हायर लेवल्स पे। जो भी मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन हो रहा है उसका डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है, सप्लाई डिसरप्शन से भी सपोर्ट मिल रहा है। जो डिमांड आ रही है वो शायद थोड़ी बहुत आगे जाते हुए बढ़ सकती है, क्योंकि समर सीजन भी आ रही है। तो उस वजह से थोड़ा ये मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा कच्चे तेल में। नीचे में 90 WTI क्रूड और अपना जो ब्रेंट है वो $100 का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ में वापस ये जो WTI क्रूड है वो $100-102 की तरफ, और ब्रेंट क्रूड 108-110 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ सेशंस में। कई सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है दिनेश जी कि प्राइसेस यहाँ से काफी ऊपर चढ़ सकते हैं क्या, अगर ये वॉर मार्च एंड या अप्रैल एंड तक चढ़ी। काफी सारे केस सिनेरियोज यहाँ पर बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है क्या रेंज यहाँ से बन सकती है? बिल्कुल असमंजस की स्थिति है, बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग फैक्टर्ड इन हो चुकी है। $120 ऊपर जाकर वहां से दोबारा ये प्राइसेस नीचे आ चुकी है। आई थिंक $100 के आसपास कहीं ना कहीं जो WTI क्रूड है ये रेजिस्ट करेगा, डाउनसाइड 88-87 के आसपास सपोर्ट लेगा। जो एक बड़ा मूव हमने कम से कम 80-85% का आते हुए देखा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार ब्रेक लेगा, शायद कंसोलिडेट होगा। नेक्स्ट मूव वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन में क्या इरप्ट होकर आती है, फिर अपना नया मूव लेगा। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि $104 और $87 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ यहाँ पर दिनेश जी, ये तो बात हुई रुपए की और कच्चे तेल की, इसके अलावा आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? थोड़ी सी मंदी नजर आ रही है, $5,000 के नीचे निरंतर ये सस्टेन कर रहा है। 1,55,500 के आसपास मुझे लगता है कि दोबारा सेलिंग प्रेशर बनेगा। इस लेवल पर शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 1,56,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके डाउन साइड 1,53,200 के लेवल्स, मतलब इन लेवल से करीब करीब ₹2,000 की मंदी गोल्ड में मुझे हाल फिलहाल अभी नजर आती है। और वही अगर सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2,51,000 का लेवल अगर सिल्वर ब्रेक करता है तो 2,42,000 के लेवल्स दिखा सकता है। 2,56,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। प्रणव, आप किस बाजार में कैसे देखते हैं टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, और सिर्फ वही नहीं है, इस हफ्ते में तो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया सभी की यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, इंक्लूडिंग यूरोप। जी, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग डेफिनेटली है, बट ये ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं करेगा। गोल्ड सिल्वर थोड़ा करेक्टिव मूव में है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है दोनों में, गोल्ड में सिल्वर में। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स तो कोई कुछ चेंज होने वाले नहीं, ना तो रेट कट होंगे ना तो रेट हाइक्स एक्सपेक्टेड है किसी भी सेंट्रल बैंक से, बट उनका फॉरवर्ड गाइडेंस क्या होगा वो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट करेगा। थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी हमें मिल सकता है गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में, अगर उनकी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर वो कुछ अनाउंस करते हैं वो हिसाब से। बट ओवरऑल हमें लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो ऊपर में 2,58,000, 2,67,000 का रेजिस्टेंस फॉर्म है। थोड़ा रिबाउंड मिले तो हम सेल करके चल सकते हैं सिल्वर को। नीचे की तरफ हमारे टारगेट्स है इन सिल्वर हम देख रहे हैं कि 2,28,000 से 2,30,000 की रेंज में जा सकता है आने वाले कुछ समय में। गोल्ड की बात करें तो अगर आप डॉलर टर्म्स में वो 5,200 ब्रेक नहीं सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल के आसपास, वहां से तुरंत करेक्शन आ जाती है। इंडियन मार्केट्स में देखें तो 1,58,500, 1,61,000 के रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा रिबाउंड मिलता है गोल्ड में तो हम फ्रेश सेलिंग बना सकते हैं। नीचे की तरफ हम गोल्ड देखते हैं आता हुआ 1,52,000 से 1,50,000 की रेंज में। ऑलराइट, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। जहां तक सोने चांदी की भी बात है, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, प्रणव आपका साथ मिलने के लिए और सारी की सारी स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। well, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।